क्या आप इस बंदूक से निशाना लगा सकते हैं? आप कैसे हैं? कृपया उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैं यह देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपके पास कैसे पहुंच सकता हूं। क्या अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हैं? टेलीविजन हमेशा दुनिया की खिड़की रहा है, लेकिन कभी कभी उस स्क्रीन से जो आता है वह कल्पना से भी अधिक अंधकारमय होता है। 7 जुलाई 2012 के इस प्रारंभिक वीडियो की तरह टेलीविजन होस्ट बेटो ऑर्टिज एक नए पेरुवियन टॉक शो के उद्घाटन एपिसोड के सेट पर प्रवेश करते हैं। एल वेलोर डे ला वेरदाद या सत्य का मूल्य। आधार सरल और कठोर है। प्रतियोगियों को पॉलीग्राफ से जोड़ा जाता है और उनसे गहराई से व्यक्तिगत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वे सच बोलते हैं तो हर राउंड में ज्यादा पैसे जीतते हैं, लेकिन जैसे जैसे खेल बढ़ता है सवाल ज्यादा असहज होते जाते हैं और अगर मशीन झूठ पकड़ लेती है तो सब खत्म। एक और मोड है। प्रतियोगी अपने प्रियजनों के ठीक बगल में बैठा होता है जब वह सवालों के जवाब देता है, सवाल जो अक्सर उनसे जुड़े होते हैं। यह शो जल्दी ही अपने अजीबोगरीब दर्दनाक क्षणों के लिए जाना जाने लगा, लेकिन साथ ही इसे देखना भी उतना ही आकर्षक था। और यह पहली कड़ी ऐसी थी जैसी लोगों ने पहले कभी टीवी पर नहीं देखी थी। प्रतियोगी रुथ थालियासाया सांचेज थीं, जो 19 वर्षीय कॉल सेंटर की कर्मचारी थीं। वह शो में प्रसिद्धि प्राप्त करने और अपनी जिंदगी को बदलने के सपने के साथ आई थीं। उसके बगल में उसके माता पिता और उसका प्रेमी ब्रायन रोमेरो लाविया बैठे हुए थे। रूथ गरीबी में पली बढ़ी थी और नकद पुरस्कार उसके पूरे भविष्य को बदल सकता था। शायद यही कारण था कि वह इतनी खुली हुई थी। कभी कभी दर्दनाक रूप से उसने हर सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से दिया। एक बार उसने माना कि वह चाहती थी कि वह गोरी हो। एक अन्य अवसर पर उसने कहा कि उसे अपने माता पिता के व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जबकि वे उसके सामने ही बैठे हुए थे। हर उत्तर और भी गहरा प्रतीत होता था। उसकी मां अंततः आंसुओं में टूट गईं, लेकिन यह वहीं पर नहीं रुका। एक समय पर रुथ से पूछा गया, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ तब तक हो जब तक कोई बेहतर नहीं आ जाता? उसने जवाब दिया, हाँ। ब्रायन, जो कुछ ही फीट की दूरी पर बैठे थे, एक शब्द भी नहीं बोले। सवाल आते रहे और वे केवल और भी बुरे होते गए। रुथ ने बताया कि गुजारा करने के लिए वह नाइट क्लब में स्ट्रिपर का काम करती थी। उसके जीवन में किसी को पता नहीं था। उसके माता पिता चुप थे। ब्रायन तबाह दिख रहा था। फिर आया अंतिम प्रश्न, जो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण था। क्या आपने कभी सेक्स के बदले पैसे स्वीकार किए हैं? रूथ ने गहरी सांस ली और हाँ में जवाब दिया। वह बस 3 सवाल दूर थी भव्य पुरस्कार से, लेकिन शो वहीं खत्म हो गया। प्रतिक्रिया बहुत तीव्र रही। कुछ दर्शकों ने रूथ की ईमानदारी की तारीफ की, उसे बहादुर कहा। दूसरों ने उसकी आलोचना की कि उसने पूरे देश के सामने अपने परिवार, विशेष रूप से ब्रायन को अपमानित किया। फिर भी वह एपिसोड अत्यधिक हिट हो गया। नेटवर्क ने इसे लगातार 12 हफ्तों तक प्रसारित किया। रूथ तुरंत ही प्रसिद्ध हो गईं, समाचार कार्यक्रमों और टॉक शो में दिखाई देने लगीं। अंततः उन्हें वह मिल गया जो वह चाहती थीं, धन, ध्यान और एक नई जीवन शैली। वह 15,000 आत्माओं के साथ चली गईं। उस समय यह लगभग 5,800 अमेरिकी डॉलर था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन फिर रुथ गायब हो गई। उसने फोन उठाना बंद कर दिया। वह अपॉइंटमेंट्स पर नहीं आई। उसका घर कई दिनों तक खाली था। 10 दिन बीत गए और उसका कोई पता नहीं था। समुदाय ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया। उसके माता पिता और ब्रायन, जो शो में उसके साथ खड़े थे, ने इसे नेतृत्व किया। अंततः पुलिस ने एक गंभीर खोज की। रूथ का शरीर एक उथली कब्र में दफन पाया गया। उसकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी। यह एक स्पष्ट हत्या का मामला था और केवल एक वास्तविक संदिग्ध था। गायब होने से पहले रुथ एक टीवी शो में आई थीं। उनकी ऊर्जा कम थी। वह खोई खोई सी दिख रही थीं। उन्होंने बताया कि ब्रायन के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया था। शायद सत्य के मूल्य पर जो हुआ
उसके कारण। पुलिस ने ब्रायन को पूछताछ के लिए बुलाया। आखिरकार उसने कबूल कर लिया। उसने कहा कि वह गुस्से में था और अपमानित महसूस कर रहा था क्योंकि रूथ ने उसे राष्ट्रीय टीवी पर बेनकाब किया था। उसे लगा कि वह जीते पैसे में हिस्से का हकदार है। ब्रायन रूथ के घर गया और उसे नींद की गोलियां दी। फिर जब वह बेहोश हुई, उसने हमला कर उसे मार डाला। उसने उसके शरीर को दफना दिया, यह सोचते हुए कि कोई उसे नहीं ढूंढेगा। अंततः उसे दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास मिला। पहले एपिसोड की भयावहता के बावजूद वैल्यू ऑफ ट्रुथ कई सालों तक लोकप्रिय शो रहा, लेकिन उस पहले प्रसारण के करीब कुछ भी नहीं आया। एक कार्यक्रम जिसने राष्ट्रीय घोटाले को जन्म दिया, असहज वार्तालापों की लहर को प्रेरित किया और टेलीविजन इतिहास की सबसे काली त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। लेकिन अगली कहानी इतनी काली नहीं। यह किस्सा हमें इंग्लैंड के बट्सफील्ड के शांत ग्रामीण इलाके में ले जाता है, एक शांतिपूर्ण जगह जो लाइव टेलीविजन पर कैद किए गए सबसे अंधेरे क्षणों में से एक का दृश्य बन जाएगी। यहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम अल्बर्ट ड्राइडन था, इस्पात उद्योग से सेवानिवृत्ति के बाद अधिकांशतः एकांत जीवन जी रहे थे। अपने पास समय होने के कारण ड्राइडन ने पास में खरीदी गई एक जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य अपनी वृद्ध मां के लिए गर्मियों के मौसम में रहने के लिए एक छोटा सा बंगला बनाना था और अपने लिए एक फॉलआउट शेल्टर भी तैयार करना था। लेकिन शुरुआत से ही समस्याएं थीं। स्थानीय सरकार डेरवेंटसाइड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने ड्राइडन के भूमि पर निर्माण के लिए परमिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने आदेश को अनदेखा कर दिया। पारंपरिक तरीके से घर बनाने की बजाय उसने जमीन के अंदर गहराई में खुदाई की और भूमिगत निर्माण शुरू किया, यह कहते हुए कि यह एक गड्ढे में घर है क्योंकि यह जमीन से सिर्फ 8 फीट ऊपर उठता है। ड्राइडन को विश्वास था कि उसने एक कानूनी खामी ढूंढ ली है। वह गलत था। परिषद ने असहमति जताई और तनाव तेजी से बढ़ने लगा। समय के साथ स्थिति केवल और खराब होती गई। परिषद के नए प्रमुख हैरी कॉलिंसन को इस मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया गया। उसने ड्राइडन को एक पत्र भेजा जिसमें उसे निर्माण रोकने और जो बना लिया था उसे गिराने का आदेश दिया। ड्राइडन ने अदालत में अपील की लेकिन हार गया। उसे अवैध ढांचा हटाने के लिए 3 महीने दिए गए थे। इस समय स्थानीय समाचार चैनलों ने इस विवाद को कवर करना शुरू किया, जिससे यह एक व्यक्ति और सरकार के बीच सार्वजनिक गतिरोध बन गया। ड्राइडन ने मानने से इनकार कर दिया। अंततः परिषद ने एक निर्णय लिया, वे खुद इमारत को ध्वस्त करेंगे। 1991 में 20 जून को हैरी कॉलिंसन एक विध्वंस टीम, कई पुलिस अधिकारियों और एक बीबीसी समाचार दल के साथ संपत्ति पर पहुंचे जो इस घटना को दस्तावेजित करने के लिए तैयार थे। संपत्ति के गेट के पीछे अल्बर्ट ड्राइडन 2 पत्र थामे खड़े थे जिन्हें वह मानते थे कि उन्हें निर्माण जारी रखने का अधिकार देते हैं। इसे पढ़ें। ये एक आधिकारिक पत्र है और अपील हो रही है। यहाँ 5 हफ्तों में एक निरीक्षक आ रहा है। मेरे पास एक और पत्र है जो इसे पुष्टि करता है। मैं दूसरा पत्र नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति 5 हफ्तों में आ रहा है। खैर, मैं कह रहा हूं कि हमें परिणाम के लिए 5 हफ्ते इंतजार करना होगा, शायद 6 हफ्ते। उसके बाहर आने के 1 हफ्ते बाद लगेगा। मैं संतुष्ट हूं अल्बर्ट कि इन दस्तावेजों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रवर्तन नोटिस की वैधता को प्रभावित करता हो, जो हमला है। लेकिन उसके अधिक समय के अनुरोध को अनसुना कर दिया गया। उसकी निराशा जल्दी गुस्से में बदल गई। उसकी आवाज ऊंची हो गई, लहजा और आक्रामक हो गया। यदि आप इस समय गेट नहीं खोलते हैं तो हमें मशीन का उपयोग करके बाट को हटाना पड़ेगा। इसलिए यदि आप चाहें तो आप स्वयं बाट को हटाने के लिए थोड़ा समय ले सकते हैं ताकि नुकसान न्यूनतम हो सके। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? अगर आप हमें रोकते हैं तो होने वाली किसी भी क्षति के लिए आप जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदारी? खैर, हो सकता है कि आप इस आपदा के परिणाम को देखने के लिए आसपास न हो। अब आपको चेतावनी मिल गई है, इसका क्या मतलब है? खैर, मैं समझाने नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी भी समझ होती तो आप अब तक चले जाते और परिणाम के लिए तैयार रहते। ठीक है, ये मेरी आखिरी बात है। अगर आप मुझे उस पत्र का संदर्भ दिखाते हैं। मैं पत्र नहीं दिखा सकता। हम बताएंगे कि पत्र कहाँ है। इस बिंदु पर मूल योजना के अनुसार दल को पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ड्राइडन ने धमकियां देते हुए कॉलिंसन को चेताया कि उसकी जमीन पर कदम न रखे। फिर भी हैरी अडिग रहा, पीछे हटने से मना कर दिया। वह संपत्ति की सीमा पर खड़ा रहा, आदेश पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित। फिर सब कुछ बढ़ गया। ड्राइडन ने हैंडगन निकाली और सीधे कॉलिंसन पर तान दी।
शांत लेकिन चिंतित, कॉलिंसन ने बीबीसी कैमरामैन से हथियार की फोटो लेने को कहा। कुछ पल बाद, क्या आप इस बंदूक की तस्वीर ले सकते हैं? ड्राइडन ने गोली चलाई। उसने हैरी कॉलिंसन के सीने पर गोली मारी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर उसने भीड़ की ओर बंदूक घुमाई और फिर से गोली चलाई। जैसे ही पिस्तौल से गोलियां चलीं, कैमरा क्रू और लुक नॉर्थ के रिपोर्टर टोनी बेलमोंट ने कवर के लिए दौड़ लगाई। हम खड़े थे। हम खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और तभी एक गोली चली। मुख्य योजनाकार जमीन पर गिर गया और मैंने अपनी बांह में एक गोली महसूस की और मुझे स्पष्ट रूप से यहाँ बांह में गोली लगी है। दृश्य में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे और सुरक्षा के लिए भागने लगे। रिपोर्टर और कैमरा क्रू जमीन पर लेट गए। उनमें से एक पत्रकार टोनी बेलमोंट थे, जो पास में शूट कर रहे थे। हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है और अचानक गोली चल गई। मुख्य योजनाकार गिर गए और मैं भी गिर पड़ा। मुझे बांह में गोली लगने का अनुभव हुआ। मुझे स्पष्ट रूप से यहां गोली लगी है। जैसे ही कैमरा टीम सुरक्षा के लिए भागी, यह स्पष्ट हो गया कि 2 लोग घायल हो गए थे, एक बीबीसी पत्रकार और एक पुलिस अधिकारी। लेकिन हैरी कॉलिंसन का कोई भी निशान नहीं था। वह शायद वहीं पड़ा हुआ था जहां वह गिरा था, पहले से ही मृत अवस्था में। उसके आखिरी शब्द थे, क्या आप ले सकते हो? क्या इस बंदूक से एक गोली निकली? एक गतिरोध हुआ। ड्राइडन ने दावा किया कि उसकी जमीन में बम और विस्फोटक लगाए गए थे। उसने पुलिस को अंदर न आने की चेतावनी दी, लेकिन यह एक धोखा निकला। तनावपूर्ण घंटों बाद अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया। उस पर हत्या का आरोप लगा और उसे उम्र कैद मिली। उस दिन की हिंसा के बावजूद ड्राइडन को अप्रत्याशित समर्थन मिला। कुछ लोग उन्हें सरकार विरोधी चालाक व्यक्ति मानते थे। हीरो। समय के साथ उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने हर हाल में अपनी जगह बनाई। 2017 में एक गंभीर आघात के बाद अल्बर्ट ड्राइडन को दया के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। वह अगले वर्ष निधन हो गया, लेकिन उस दिन कैद की गई भयावह फुटेज और उनका नाम हमेशा ब्रिटिश टेलीविजन पर प्रसारित सबसे अंधेरे और सबसे परेशान करने वाले क्षणों में से एक से जुड़ा रहेगा। लेकिन चीजें उससे आगे बढ़ती हैं, जैसे यह टेलीविजन शो चिल्ली में एक टेलीविजन गेम शो था जिसे दर्शकों ने निर्दोष मनोरंजन समझा। इसके प्रसारण के समय इसे सफलता माना गया। मनोरंजक, परिवार के लिए उपयुक्त और कुछ भी असामान्य नहीं। यही कारण है कि इसे देखने वाले कई लोग इसे इस प्रकार के वीडियो में देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि यह ऐसा शो नहीं था जहां आप किसी अंधकारमय या परेशान करने वाली घटना की उम्मीद करते। और अपने प्रसारण के अधिकतर समय के लिए यह सही था, जब तक कि सितंबर के एक भाग्यशाली दिन तक। उस दिन सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। खेल के दौरान हुई किसी भी घटना के कारण नहीं, बल्कि कुछ और भी अधिक भयानक था। कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मेजबान जीन फिलिप क्रेटन प्रतियोगियों को एक चुनौती के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे थे जब अचानक रुक गए। एक हिलते हुए चेहरे के साथ उन्होंने प्रसारण को ब्रेकिंग न्यूज के साथ बाधित किया। एक अत्यंत भयानक दुर्घटना घटित हुई थी, लेकिन यह सेट पर नहीं हुई थी। उस सुबह के पहले टीवीएन के कुछ कर्मचारी, जिनमें चिल्ली के 2 सबसे प्रिय टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता फेलिपे कैमेरोआगा और रॉबर्टो ब्रूस शामिल थे, ने एक सैन्य विमान में सवार हुए थे। वे रॉबिन्सन क्रूसो द्वीप की ओर जा रहे थे ताकि 2010 के विनाशकारी भूकंप से पुनर्प्राप्ति प्रयासों का दस्तावेजीकरण कर सकें। टीम वहां कभी नहीं पहुंची। जीन फिलिप ने फिर पूरे देश को लाइव प्रसारण में यह विनाशकारी खबर सुनाई। विमान समुद्र में गिर गया था और बोर्ड पर सभी के मारे जाने की संभावना थी। यह नुकसान दर्शकों और विशेष रूप से टीवीएन नेटवर्क के लिए अत्यधिक भारी था, जिसने अपने कुछ प्रमुख व्यक्ति, करीबी सहयोगी और लंबे समय के मित्र खो दिए थे। उन दिनों के दौरान खोज दल ने मलबे, टुकड़ों और अंततः विमान के अवशेषों को सफलतापूर्वक बरामद किया। दुर्घटना स्थल के पास शव मिले। सबूतों ने एक दिल दहला देने वाली तस्वीर पेश की। विमान ने लैंडिंग के दौरान तेज हवाओं का सामना किया, जिससे वह रनवे से चूक गया। 2 बार
तीसरी कोशिश में पायलटों ने एक बड़ा मोड़ लेने की कोशिश की, लेकिन विमान रडार से गायब हो गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि समुद्र में गिरने से पहले विमान का ईंधन खत्म हो गया था। प्रसारण में रुकावट को चिल्ली टेलीविजन इतिहास के सबसे भयानक क्षणों में से एक माना गया। लेकिन जो आगे हुआ वह और भी चिंताजनक था। दुर्घटना स्थल की जांच कर रहे गोताखोरों ने कुछ खास खोजा। कैमरामैन ने दुर्घटना से ठीक पहले का दृश्य फिल्माया था। उसने बोर्ड पर हर व्यक्ति का फुटेज कैप्चर किया था। सभी मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे, इस बात से अनजान कि ये उनके जीवन के अंतिम मिनट थे। और यह सब नहीं था। बरामद कैमरों में से एक में जांचकर्ताओं को एक एसडी कार्ड मिला जिसमें 6 रहस्यमय तस्वीरें थीं। पहली नजर में तस्वीरें ज्यादा समझ में नहीं आईं, लेकिन थोड़ी डिजिटल सुधार के बाद कुछ स्पष्ट हो गया। छवियों में से एक में ऐसा लगता है कि विमान की खिड़की से बाहर का दृश्य है, जिसमें पानी लेंस पर छिटक रहा है। इस खोज को और भी भयावह बनाने वाली बात यह थी कि समय मुद्रा फोटो विमान के पानी में गिरने के बाद ली गई थी। और भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि एसडी कार्ड केवल कैमरे में नहीं पाया गया। यह बताया गया कि इसे एक खाली पानी की बोतल में सील करके रखा गया था, जो नमक के पानी से डेटा को सुरक्षित रखने का प्रयास था। यदि यह सच है तो इसका मतलब होगा कि कैमरामैन रोमिना इराराजबल प्रारंभिक दुर्घटना में जीवित बच गई थीं, कि वह सचेत थीं कि उन्होंने टकराव के क्षण को दस्तावेजित किया और फिर जैसे जैसे मलबा डूब रहा था सबूत को बचाने की कोशिश की। यदि वह सिद्धांत सही है तो रोमिना अकेले अंधेरे ठंडे महासागर की गहराइयों में डूब गई होंगी, जबकि उनका अंतिम कार्य सत्य को संरक्षित करने की कोशिश करना था। अब तक बीच प्रसारण की घोषणा, बरामद की गई फुटेज और वे रहस्यमय अनजानी तस्वीरें मिलकर लाइव टेलीविजन पर कैद की गई सबसे भयानक और रहस्यमय कहानियों में से एक का निर्माण करती हैं। यह एक दुखद अनुस्मारक है कि सबसे साधारण परिस्थितियों में भी कुछ अकल्पनीय पल भर में घटित हो सकता है, और यही बात अगले वीडियो में होने वाली घटना के बारे में भी कही जा सकती है। अगर आपने YouTube पर कुछ समय बिताया है तो संभावना है कि आपने टू कैच अ प्रेडेटर के क्लिप्स देखे होंगे। अपने मूल प्रसारण के दौरान डेटलाइन NBC पर यह शो बेहद लोकप्रिय था और इसके मेजबान क्रिस हैंसन इंटरनेट पर शिकारियों का राष्ट्रीय टीवी पर सामना करने के लिए जल्द ही एक प्रसिद्ध नाम बन गए। आप कैसे हैं? कृपया उस कुर्सी पर बैठ जाइए। आप कैसे हैं? क्यों ना आप वहीं बैठ जाएं। वहां कुछ नहीं था। ऐसा कुछ और नहीं था। यह रोमांचक, चौंकाने वाला और अजीब तरह से आकर्षक था। एक शो जो न्याय और मनोरंजन दोनों का मिश्रण लग रहा था। शायद यही मिश्रण है जिसने इस श्रृंखला को ऑनलाइन दूसरी जिंदगी दी। आज भी कई एपिसोड्स को YouTube पर 50 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। लेकिन एक शो के लिए जो इतना प्रसिद्ध था, इतना लोकप्रिय था, यह ज्यादा समय तक नहीं चला, सिर्फ 3 साल। तभी मैंने शुरुआत की। इतनी सफल चीज अचानक कैसे गायब हो सकती है? जवाब आपकी अपेक्षा से अधिक गंभीर है। 2007 की शरद ऋतु में टू कैच अ प्रेडेटर के पीछे की टीम ने जिस समूह के साथ उन्होंने काम किया, परवर्टेड जस्टिस के साथ मिलकर एक और जाल बिछाया। इस बार उन्होंने 13 वर्षीय लड़के के रूप में एक नकली माई स्पेस प्रोफाइल का उपयोग किया। जल्द ही एक वयस्क पुरुष ने संपर्क किया। उसने कहा कि वह 19 साल का कॉलेज छात्र है, लेकिन एक त्वरित पृष्ठभूमि जांच से सच्चाई का पता चला। वह वास्तव में अपने 50 के दशक के अंत में था। उसका नाम लुइस विलियम कॉनराड था और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह टेक्सास के रॉकवॉल काउंटी के मुख्य फेलोनी सहायक जिला अटॉर्नी थे। इससे सब कुछ बदल गया। यह सिर्फ एक और शिकारी नहीं था, यह एक ताकतवर व्यक्ति था जिसने कानून की रक्षा करने की शपथ ली थी। अब उस पर इसे सबसे बुरे तरीके से तोड़ने का आरोप था। उन्होंने कथित तौर पर किसी को अश्लील संदेश और ग्राफिक फोटो भेजे थे जिसे वह एक बच्चा मानते थे। टू कैच अ प्रेडेटर के पीछे की टीम के लिए यह शो के इतिहास में सबसे बड़ी गिरफ्तारी हो सकती थी, न्याय के दृष्टिकोण से और रेटिंग के लिहाज से भी। लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। कुछ घंटों तक संदेशों का आदान प्रदान और धोखेबाज को कॉल करने के बाद, अरे विल, अरे तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं देख रहा था कि मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं। अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ, तुम्हारा दायां हाथ कहाँ है? ये मेरी जेब में है। तुम्हारी जेब में?
हम आपकी दाईं जेब में हाथ डालकर आप क्या कर रहे हैं? कॉनराड अचानक चुप हो गया। उसने जवाब देना बंद कर दिया। उसने अपने खाते से सब कुछ हटाना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वह स्टिंग हाउस में नहीं आने वाला था। न कोई फुटेज, न कोई सामना, न कोई गिरफ्तारी। लेकिन इसे छोड़ने के बजाय टीम ने कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया जो उन्होंने पहले नहीं किया था। स्टिंग को उसके पास ले जाओ। 5 नवंबर 2007 को क्रिस हैंसन, उनकी टीम और स्थानीय अधिकारी कॉनराड के घर की ओर गए। उनके पास गिरफ्तारी वारंट और तलाशी वारंट था, लेकिन दोनों दस्तावेजों में कथित तौर पर गलतियां थीं, जिनमें गलत तारीख और यहां तक कि गलत काउंटी भी शामिल थी। कई लोगों को लगा कि वारंट अदालत में नहीं टिकेंगे। फिर भी टीम आगे बढ़ी। अधिकारियों ने कॉनराड को कॉल करने की कोशिश की। फिर उन्होंने घंटों तक उसके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अधीर होकर उन्होंने स्थिति को बढ़ाने के लिए एक स्वॉट टीम को बुलाया। दोपहर 3 बजे के करीब उन्होंने घर में प्रवेश किया। अधिकारी हथियार ताने अंदर घुसे। बाहर कैमरे चल रहे थे। लुइस कॉनराड को हथकड़ियों में ले जाते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो अगला हुआ वह किसी ने उम्मीद नहीं की थी। घर के अंदर कॉनराड ने कथित तौर पर कहा, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसने एक हैंडगन निकाल ली। अधिकारी पंक्ति में खड़े होकर घर के पीछे की ओर बढ़ते हैं। फिर हल्की दरार की आवाज आती है। अधिकारी जबरन अंदर घुसते हैं। लगभग 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता। फिर मर्फी पुलिस विभाग की लेफ्टिनेंट अदाना बार्बर बाहर आती है और हमें बताती हैं कि क्या हुआ। जब वे अंदर गए तो संदिग्ध से मिले। लगता है वह गलियारे में था। उसने कहा कि वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। उसने बंदूक पुलिस की ओर नहीं तानी। इसके बजाय उसने हथियार खुद पर तान लिया। एक गोली की तेज आवाज गूंज उठी। अधिकारी सावधानीपूर्वक पंक्तिबद्ध होकर घर के अंदर दाखिल हुए। फिर लगभग 5 मिनट तक गहरी चुप्पी छाई रही। कोई हलचल नहीं थी, कोई शब्द नहीं सुनाई दिया। अंततः मर्फी पुलिस की लेफ्टिनेंट अडाना बार्बर बाहर आईं और गंभीर बयान दिया। मुझे लगता है कि वह गलियारे में है। उसने कहा कि वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर उसके हाथ में पिस्तौल थी। गोली की आवाज टू कैच ए प्रीडेटर का अंत बन गई। उन दिनों के बाद एनबीसी पर कॉनराड की बहन ने 105 मिलियन का मुकदमा किया। मामला निजी तौर पर सुलझा लिया गया और कोई सार्वजनिक परिणाम नहीं आया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। मीडिया ने शो के खिलाफ रुख लिया और इसकी नैतिकता पर सवाल उठाए। आलोचकों ने इसे न्याय से अधिक मनोरंजन का आरोप दिया। अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह स्टिंग किसका था? पुलिस विभाग का या डेडलाइन द्वारा नियुक्त किए गए सतर्कता समूह का? आपके पास पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं हैं। मुझे नहीं पता, यही मेरी समस्या है। पुलिस विभाग मुझे नहीं बता सकता कि मेरे पास पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या नहीं। क्या आपके गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों ने गिरफ्तारी से पहले मौका देखा था? कुछ मामलों में हाँ। क्या उन्होंने पूरा मौका देखा जिससे सफल अभियोजन असंभव हो गया? जिला अटॉर्नी रोज कहते हैं, मर्फी राज्य में गिरफ्तार किए गए हर व्यक्ति के खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं। प्रतिक्रिया तीव्र और गंभीर थी और इसी तरह टू कैच ए प्रीडेटर को रद्द कर दिया गया। यह सबसे आकर्षक और विवादास्पद टेलीविजन कार्यक्रमों में से एक का अचानक और दुखद अंत था। एक शो जो इंटरनेट के सबसे अंधेरे हिस्सों को उजागर करने पर आधारित था, अपने ही एक अंधेरे पल से समाप्त हो गया। लेकिन इससे भी अधिक अंधकारमय है फिलपॉट परिवार की कहानी, जो लगभग 19 साल पहले की है। ब्रिटिश टैबलॉइड्स में एक अजीब कहानी दिखाई देने लगी। यह एक व्यक्ति के बारे में थी जिसका नाम मिक फिलपॉट था। पहली नजर में वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था जो खबरों में आ जाए। वह प्रसिद्धि के पीछे नहीं भाग रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने अपना जीवन जिया, उसने उसे गलत कारणों से मीडिया में सनसनी बना दिया। उस समय मिक की आयु लगभग 50 वर्ष थी। उनके पास 5 विभिन्न महिलाओं से 15 संतानें थीं। 2 महिलाएं उसके साथ रहती थीं और वह उनके घरों के बीच स्विच करता था, जिसे कई लोग प्रेम त्रिकोण कहते थे। लेकिन ध्यान खींचने वाली बात सिर्फ अनोखी रहने की स्थिति या बच्चों की संख्या नहीं थी, बल्कि यह थी कि मिक ने पूरी तरह से काम से बचने का तरीका अपनाया था। वह खुलेआम सरकारी लाभों पर निर्भर था, जबकि उसकी गर्भवती पत्नी और प्रेमिका दोनों पूर्णकालिक नौकरियां कर रही थीं। सतह पर यह कहानी अजीब या यहाँ तक कि थोड़ी हास्यास्पद प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसके नीचे कुछ अत्यधिक गंभीर बात छिपी हुई थी। मिक का कमजोर लड़कियों को निशाना बनाने का पैटर्न था। वह उन्हें तैयार करता और गर्भवती कर देता।
उनकी पत्नी मुराद 18 साल की थी जब वे डेट करने लगे और वह सबसे कम उम्र की भी नहीं थी। जब मिक 37 के थे, उन्होंने 14 साल की लड़की से संबंध शुरू किया जो 16 की होने पर उनके साथ भाग गई। उनके पास हिंसा का लंबा इतिहास था। मिक अपने साथियों पर शारीरिक और भावनात्मक अत्याचार के लिए कुख्यात था। एक मामले में उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को 12 बार चाकू मारा। फिर जब उसकी मां मदद करने आई तो उसने चाकू उन पर भी चला दिया। उसका कारण? उसने कहा कि उसे यह पसंद नहीं था कि महिला बच्चे की देखभाल में कितना समय देती थी। चमत्कारिक रूप से दोनों महिलाएं इस हमले से बच गईं। मिक को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें 1980 के दशक में रिहा किया गया और वह जल्दी ही अपने पुराने व्यवहार पर लौट आए। फिर भी मिक स्वतंत्र रहा और चौंकाने वाली बात यह थी कि सरकार ने लाभों के जरिए उसकी जीवन शैली का समर्थन जारी रखा। जब अखबारों ने उसकी रिपोर्टिंग शुरू की तो यह मुख्य रूप से उसके बढ़ते बच्चों की संख्या पर था। मिक ने मंच का उपयोग यह कहने के लिए किया कि उसकी सरकारी सहायता काफी नहीं है, वह और चाहता था। अंततः टीवी निर्माताओं ने ध्यान दिया और मिक और उसके 2 साथियों को जेरेमी काइल शो में आमंत्रित किया। उस एपिसोड में मिक का गुस्सा पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया। मैंने कहा कि जब आपके बच्चे आज यहाँ आए वे अच्छे, शिष्ट और अच्छे से तैयार थे। कोई अखबार ये नहीं कहता, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने तो आप पर शुरुआत भी नहीं की थी। सुनिए, यदि आप आरंभ करना चाहते हैं तो कृपया आरंभ करें। आरंभ करें टुपैक के। एक समय पर मैरी और लिसा विलिस, उनकी पत्नी और प्रेमिका, को उनके रिश्ते पर चर्चा के लिए बाहर बुलाया गया। आश्चर्यजनक रूप से दोनों महिलाओं ने कहा कि वे खुश हैं और इस व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं देखती। क्या आपको थोड़ी सी भी नाराजगी महसूस नहीं होती कि वह वहां मौजूद है? मिसेस मिक और आपकी गर्लफ्रेंड। मिक, मैं वास्तव में अत्यधिक गंभीर हूं। मेजबान निराश दिखा। उसे नाटक की उम्मीद थी, शायद टूटन की भी, लेकिन इसके विपरीत मिला। 2 शांत महिलाएं मिक के साथ अपने साझा जीवन का बचाव कर रही थीं। आपकी गरिमा कहाँ है? आप 22 साल की हैं। क्या आप अपने लिए एक लड़का नहीं चाहती? उसने अभी कहा। मैं आपसे सहमत हूँ। जब आप बड़ी हो रही थीं, तो क्या आपने सोचा था कि आप अपने लड़के को किसी और महिला के साथ साझा करेंगी? मुझे नहीं पता था, लेकिन 2 माएं बच्चों के लिए बेहतर हैं। थोड़ा उलझन भरा। उसके बाद सार्वजनिक रुचि कम हो गई। टैब्लॉइड्स आगे बढ़ गए। मिक, उनके साथी और उनके 15 बच्चे सुर्खियों से बाहर हो गए जब तक कि 2012 नहीं आया। उस वर्ष कुछ भयानक हुआ। पुलिस आ रही है। क्या आपको पता है आग कैसे लगी? बारह मई की रात के मध्य में मिक के घर में अचानक आग लग गई। वह और उनके कई बच्चे अंदर गहरी नींद में सो रहे थे। वे कुछ बच्चों के साथ बच निकले, लेकिन उनमें से 6, जो सभी 10 साल से कम उम्र के थे, ऊपर फंसे रह गए। उनमें से कोई भी बाहर नहीं आ सका। 16 मई तक यह त्रासदी हर जगह खबरों में थी। पूरे देश में लोग दुखी थे। स्थानीय लोगों ने बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए और मिक और मोरेट ने मीडिया में आकर अपनी कृतज्ञता जताई। वास्तव में मैं अपने घर वापस गया था और जो हमने देखा, हम बस यह देखने के लिए आए थे कि यह समुदाय जिस प्रकार से एकजुट हुआ है वह बस अद्भुत है। यह अत्यंत ही भावुक कर देने वाला अनुभव है। लेकिन एक बात मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया मेरे परिवार को अकेला ही छोड़ दें। अगर कोई सवाल या बात है तो मुझसे या मेरे परिवार से संपर्क न करें, पुलिस से संपर्क करें। यह वहां समाप्त हो सकता था, एक भयानक कहानी, लेकिन समय के साथ जो धुंधली हो गई। लेकिन फिर पुलिस को कुछ असामान्य मिला। घर के अवशेषों की जांच करते समय अधिकारियों ने मेल बॉक्स में पेट्रोल पाया। यह इस बात का संकेत था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। इसके अलावा मिक को उसी सुबह अदालत में पेश होना था। वह अपनी पूर्व प्रेमिका लिसा विलिस के साथ साझा बच्चों की कस्टडी पाने की कोशिश कर रहा था। अधिकांश लोग नहीं जानते थे कि मिक और लिसा का वर्षों पहले ब्रेकअप हो चुका था। वे अब एक कड़वी हिरासत की लड़ाई में फंसे हुए थे। कुछ लोग सोचने लगे थे, क्या लिसा ने बदला लेने के लिए आग लगाई थी? यही तो मिक चाहता था कि लोग सोचें। तुमने उससे क्या कहा? मेरी अंदर आने की कोशिश का क्या बताया? जब मैं कमरे में गया तो नॉक सेट्स में घुसने की कोशिश की। सीढ़ियों पर आग की लपटें। आप ऐसा कहते समय क्यों रो रहे थे?
बुरा नहीं, वास्तव में नहीं। मैं बहुत गुस्से में था लेकिन रोया नहीं। ये बहुत अच्छा है। खिड़की पर छपाई सोचें बस। कुछ विसंगतियां हैं, बस इतना ही है। मैंने वो पाकिस्तानी लेकिन सच्चाई अलग थी। पुलिस ने होटल के कमरे में उपकरण छुपाए जहां मिक और मिरेड रुके थे। तभी उन्हें एक रिकॉर्ड किया हुआ इकबालिया बयान मिला। मिक, मिरेड और उनके एक दोस्त पॉल मोस्ले ने खुद आग लगाई थी। उनका उद्देश्य बच्चों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वे एक छोटी सी आग लगाना चाहते थे, बच्चों को समय पर बचाना चाहते थे और खुद को नायक के रूप में दिखाना चाहते थे। फिर वे लिसा को दोषी ठहराते, उम्मीद करते कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वे उसके बच्चों की कस्टडी ले सकेंगे। लेकिन योजना विफल हो गई। आग बहुत तेजी से फैल गई। ऊपर के बच्चों को बचाया नहीं जा सका और अधिक बच्चों को पाने की कोशिश में मिक ने अपने ही 6 बच्चों की जान ले ली। उस जेरमी काइल एपिसोड को देखकर भय लगता है। मिक, मैरिडे और लिसा को वहां बैठे देखना, बिना यह समझे कि आगे क्या घटित होगा। उनमें से 2 बाद में हत्यारे बने। यह सब एक विकृत योजना से शुरू हुआ जो प्रणाली को धोखा देने के लिए बनाई गई थी। इस बार मिक फिलपॉट आजाद नहीं रहेंगे। वह हमेशा के लिए जेल में हैं, वहीं जहां उन्हें होना चाहिए। लेकिन कभी कभी लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। आइए अगली स्थिति देखें। खेलकूद की घटनाओं में हमेशा कुछ जोखिम होता है, खासकर खिलाड़ियों के लिए। हमने लाइव प्रसारण के दौरान अत्यंत भयावह चोटें देखी हैं, जैसे कि हॉकी खिलाड़ियों की गर्दन कट जाना या फुटबॉल खिलाड़ियों का मैदान पर ही कार्डियक अरेस्ट के कारण अचानक गिर जाना। वे इन परिस्थितियों में सीपीआर प्रदान कर रहे हैं। पिछले 2 ब्रेक्स में हमने सीपीआर, इमरजेंसी केयर, यहाँ तक कि डिफिब्रिलेटर्स का भी उपयोग किया है। ये चीजें खेलों के दौरान दुखद रूप से आम दृश्य बन गई हैं। लेकिन हम में से कई मानते हैं कि खतरा सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित है। स्टैंड में बैठे प्रशंसक सुरक्षित हैं, बस दर्शक हैं जो कार्रवाई से दूर हैं। कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दर्शक दीर्घा तक भी पहुंच जाती हैं। सबसे दुखद उदाहरणों में से एक शैनन स्टोन की कहानी मानी जाती है। 7 जुलाई 2011 को शैनन, जो 29 वर्षीय फायर फाइटर थे, अपने छोटे बेटे कूपर को टेक्सास रेंजर्स के बेसबॉल खेल में अर्लिंगटन ले गए। यह एक विशेष पिता पुत्र का दिन होने वाला था, ऐसा पल जो जीवन भर की याद बन जाता है। खेल से पहले वे एक खेल की दुकान पर रुके जहां शैनन ने कूपर के लिए एक बेसबॉल ग्लव खरीदा, एहतियातन। ऐसा हुआ कि एक फाउल बॉल उनकी ओर आई। उनकी सीटें इसके लिए सही जगह पर थीं, आउटफील्ड के साथ। ऐसा लगा जैसे सितारे उनके लिए संरेखित हो गए हों। फिर दूसरी पारी में यह घटना घटित हुई। एक फाउल बॉल उनकी दिशा में मारा गया। रेंजर्स के आउटफील्डर जोश हैमिल्टन ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई और इसे वापस डगआउट में फेंकने के बजाय उन्होंने भीड़ में पिता और पुत्र को देखा। उसने लड़के को एक उपहार देने का फैसला किया और धीरे से गेंद उनकी ओर उछाल दी, लेकिन फेंक थोड़ी सी कम रह गई। शैनन ने उसे पकड़ने की कोशिश में रेलिंग के ऊपर झुकने का प्रयास किया। वह थोड़ा अधिक आगे बढ़ गए और उनका संतुलन बिगड़ गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं प्रतीत हुआ। गेंदबाज अगली गेंद फेंकने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी दर्शकों ने एक अजीबोगरीब सी आवाज निकाल दी। मैं चाहता हूं कि वे अपनी आखिरी में महान हों। यह जोर से चिल्ला रहा था, भ्रमित और स्तब्ध। अचानक खेल थम गया। उद्घोषक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, जब तक कि धीरे धीरे खबर बूथ तक नहीं पहुंची। बहुत सारी ऊर्जा जमा हो गई है। कोई व्यक्ति बेसबॉल गट को भरने का प्रयास करते हुए बाईं फील्ड के स्टैंड्स में गिर गया। खैर, यही तो है, इसलिए समय लिया गया था। इस फुटेज में दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में शैनन स्टोन था। जब जोश हैमिल्टन ने गेंद को उसकी ओर फेंकने की कोशिश की, फेंक थोड़ा छोटा रह गया, जिससे 29 वर्षीय पिता को रेलिंग के ऊपर झुकने के लिए प्रेरित किया। वह अपना संतुलन खो बैठा और गिर गया। उस समय उद्घोषकों की मजाकिया आवाज के बावजूद। आप सही हैं मेस, कोई प्रार्थना कर रहा है। यह गिरावट कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। उस रेलिंग के ठीक आगे 20 फुट की सीधी गिरावट थी, जहां शैनन सिर के बल कंक्रीट के फर्श पर गिरे। जैसे वह जमीन पर पड़ा था, मुश्किल से हिल पा रहा था। वह चमत्कारिक रूप से अभी भी होश में था।
अपनी बची खुची ताकत से उसने उसे बाहर ले जा रही बचाव टीम से कहा, कृपया मेरे बेटे को देखिए, मेरा बेटा वहां ऊपर अकेला है। उस एक वाक्य ने सब कुछ कह दिया कि वह कौन थे। अंत तक एक पिता, चूंकि वह जाग रहे थे और बोल रहे थे, पैरामेडिक्स के पास आशा का कारण था। उसका मस्तिष्क काम करता हुआ लग रहा था, लेकिन दुखद रूप से वह स्पष्टता का क्षण भ्रामक था। अस्पताल ले जाने से पहले ही शैनन स्टोन को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने बाद में समझाया कि उन्होंने जो अनुभव किया उसे लूसिड इंटरवल कहा जाता है। यह एक छोटा सा समय होता है जब कोई व्यक्ति गंभीर मस्तिष्क चोट के बाद भी सचेत और स्थिर दिखाई देता है। असल में शैनन के मस्तिष्क को जो नुकसान हुआ था वह पहले ही हो चुका था, उसे बचाया नहीं जा सकता था। पिछले वर्षों में शैनन की याद को शानदार तरीके से सम्मानित किया गया है। उनके लिए रेंजर्स स्टेडियम में एक प्रतिमा बनाई गई, वही स्थान जहां उनका जीवन समाप्त हुआ। यह आज वहां खड़ा है, न केवल एक व्यक्ति के सम्मान में बल्कि एक पिता के रूप में जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ दे दिया। यह एक याद दिलाने वाला है कि कैसे सबसे साधारण क्षण भी एक पल में दुखद हो सकते हैं।